Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the 11th chapter of NCERT class 6th. इससे पहले कि हमने जो है वो 10th चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th चैप्टर जो कि है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, तो इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। 10th चैप्टर में 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया था, तो सेम एज जो है 11th चैप्टर भी हम इसी तरह से करने जा रहे हैं। आई होप ये वीडियोस आपको जो सीरीज़ है वो पसंद आ रही होंगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में कि किस तरह से जो इमारतें उस समय बनती थी और किस तरह से जो है पेंटिंग्स बना करती थी और किस तरह से जो पुस्तकें उस समय में अवेलेबल थी। तो धातु विज्ञान एक यहाँ पे टॉपिक है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था, जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध रखते थे। अब भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ठीक है, तो इसमें हम आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे पुरातत्वविद होते थे, ठीक है, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिले, काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो हड़प्पा वासी है वो क्या थे, कुशल शिकार संग्राहक तो थे ही, साथ ही वो कुशल शिल्पकार भी थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि जो तांबे और टिन को मिला के जो है वो कांसा जो धातु है वो बना के तैयार की थी। ठीक है, साथ ही उन्होंने क्या किया था, वो लोहे से भी परिचित थे। तो लोहे को 3 रूप में यहाँ पे बांटा गया है, किस तरह से कौन कौन सा लोहा होता था। तो खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ठीक है, लौह स्तंभ मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। तो ये अनदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है कि जो मेहरौली है, मेहरौली का है दिल्ली में, ये बात याद रखना आपने। ये जो लौह स्तंभ बनाया गया है, ठीक है, ये बनाया गया है दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में। ठीक है, कुतुब मीनार के जो है वो एरिया में बना है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो लौह स्तंभ है ये 7.2 मीटर और वजन क्या है इसका 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। तो इसका निर्माण कब हुआ था, 1500 साल पहले। कौन सा, लौह स्तंभ। और इसका जो निर्माण है जो है इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। तो इसमें जो है वो कुछ अभिलेख लिखे गए हैं, सेम एज द इंस्क्रिप्शन, और प्रशस्तियाँ भी उसी तरह की होती हैं। ठीक है, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। ठीक है, तो चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र भी इसमें किया गया है कि वो किस तरह से जो है वो शासक रहा होगा, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ठीक है, गुप्त वंश के थे चंद्र नाम के शासक। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। तो आप देख सकते हो कि जो ये लौह स्तंभ है किस तरह से बनाया गया है और इसमें कभी भी जो है वो जंग नहीं लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि ये लौह स्तंभ जो है 1400-1500 साल जो है पहले बनाया गया था। ठीक है, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ईंटों और पत्थरों की इमारतें किस तरह से बनाई जाती थी। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। तो यहाँ पे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है टीला। ठीक है, हालांकि स्तूप विभिन्न प्रकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। तो स्तूप जो वो कभी किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है। ठीक है, तो जो स्तूप है वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी आकार उनका हो सकता है, लेकिन एक समानता उनके अंदर क्या होती है कि उनके अंदर जो है एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है वो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी होते थे उनके जो शरीर के अवशेष उसमें रखे जाते, जैसे दांत हो गए, हड्डियों के अवशेष रखे जाते थे। ठीक है, या उनके द्वारा प्रयुक्त तो कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर उसमें अथवा उसमें सिक्के रख दिए जाते थे। ठीक है, तो ये सारी कीमती जो चीज़ें होती थी वो स्तूप के अंदर एक डिब्बे के अंदर जो है वो बंद करके रखी जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई चैनल जो है वो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हमने जरूर दबाना है। ठीक है, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, तो जो ये डिब्बा होता है इसको क्या बोलते हैं, धातु मंजूषा। क्या बोलते हैं, धातु मंजूषा।
क्या बोलते हैं, धातु मंजूषा। ठीक है, धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी का टीला होता है। ठीक है, जो प्रारंभिक स्तूप होता है वो क्या होता है, मिट्टी के टीले के ऊपर, मतलब जो धातु मंजूषा के ऊपर मिट्टी का टीला रखा होता है उससे क्या, वो प्रारंभिक स्तूप होता था। ठीक है, बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता है। बाद में क्या कर दिया जाता है, तो उस टीले को जो ईंटों से ढक दिया जाता है और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता है। तो इस तरह से जो है स्तूप का निर्माण जो है वो हो जाता है। ठीक है, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, तो ये अनदर यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्तूपों के चारों ओर जो परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया होता है। ठीक है, मतलब स्तूप के चारों तरफ जो है चलने के लिए एक रास्ता टाइप बनाया होता है, वृत्ताकार पथ बनाया होता है जिसे क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ। क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। तो उसमें जो रेलिंग लगाई होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेदिका। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वेदिका यहाँ पे स्तूप के बाहर से लगाई गई है। इस वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। ठीक है, जो वेदिका होती थी उसमें अंदर जाने के लिए भी प्रवेश द्वार होते थे। ठीक है, रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियां, रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक है, तो उसमें जो है वो काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तिकला के जो है अवशेष मिले, देख सकते हो। इस तरह से जो है ये मूर्तियां बनाई जाती थी और इसके अंदर चित्रकारियाँ की जाती थी। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र करे गए हैं। कहाँ पे, अमरावती में। तो ये आप देख सकते हो। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जिसे मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए क्या किया जाता है, भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर की काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे और ज़्यादा वो कंफर्म हो गई है कि जो मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है, तो उनके उसमें अंदर को किस तरह से उनको बनाया जाता था। उसमें जो है जो अंदर का भाग होता था, ठीक है, उसमें जो है उसको कहा जाता था गर्भगृह। और उस समय जो है वो मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा माता जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। और मंदिर के अंदर वाले भाग को बोला जाता था गर्भगृह। ठीक है, और जहाँ पे मुख्य देवी देवता को स्थापित किया जाता था और साथ ही जो है इस स्थान पे जो पूरे पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए क्या किया जाता था, उसमें उसका निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। ठीक है, शिखर कहा जाता था उसे। ओके, शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, तो मंडप एक जगह होती थी, एक सभागार होता था जहाँ पे लोग क्या करते थे, इकट्ठा होकर क्या करते थे, चर्चा करते थे। ठीक है, एक चीज़ हम यहाँ पे जो हम छोटा सा कंसेप्ट में छोड़ दिया है जो कि है सांची का महान स्तूप। तो यह देख सकते हो, ये सांची का महान स्तूप था जिसके बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ा। ठीक है, तो सांची के महान स्तूप में इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है। ठीक है, जो इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है वो कौन से ज़माने का है, अशोक के टाइम का। ठीक है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। इसमें ऐसा होता था कि जब भी कोई स्तूप बनाया जाता था, जब भी कोई नया रूलर वहाँ पे आता था तो वो अपने तरीके से उस स्तूप का निर्माण करता था। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरह से मंदिरों का निर्माण जो करवाया गया था। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थर से कुछ बने उत्कृष्ट मंदिर है, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इसको। और लेफ्ट हैंड साइड में उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर जो है यहाँ पे बनाया गया है, जो लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। तो देख सकते हो किस तरह से जो है यहाँ पे मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया था। ठीक है, इस तरह से जो है मंदिरों का निर्माण किया जाता था उस समय।
और 1500 साल पहले इन मंदिरों का जो है निर्माण किया गया। दाएं ऊपर देख सकते हो आप जो दाहिनी ओर महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर का एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकाश्म कहा जाता है। ठीक है, तो एकाश्मिक मंदिर को क्यों कहते हैं एकाश्मिक मंदिर, क्योंकि वो एक ही चट्टान को, एक ही पहाड़ को तोड़कर या फिर उसको तराश कर जो है वो बनाया जाता था। ठीक है, इससे क्या करते थे, इसे क्या बोलते थे, मोनोलिथ। ठीक है, उसका बोलते थे मोनोलिथ, एकाश्म। ठीक है, मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में चीजों नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे। तो इस तरह से जो है किस तरह से मंदिरों का निर्माण किया जाता हो, तो आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप जब उनको बनाया जाता था। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, तो ये हम देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से कितनी मेहनत लगी होगी इसमें बनाने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको, वो सीरीज़ पसंद आ रही होगी आपको, डेली बेसिस पे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।